हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 1950 से लेकर आज तक एक राज्य से अलग राज्य बनाने का मुद्दा देश के किसी न किसी हिस्से में चलता ही रहता है। इसकी शुरुआत तो भाषाई आधार पर हुई थी, लेकिन बाद में इसमें प्राकृतिक संसाधन, संस्कृति और प्रशासन की बाधाएं जैसे कारक भी शामिल हो गए। यही वजह है कि आज भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में अलग राज्य बनाने की बात होती रहती है। फिर चाहे वो असम में बोडोलैंड हो, नागा जनजातियों का ग्रेटर नगालिम हो, महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग करने की मांग हो, या फिर यूपी को 5 हिस्सों में बांटने की तैयारी। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अलग और छोटे राज्य में जहां एक तरफ प्रशासन आसान होगा, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी। लेकिन सवाल है कि क्या एक राज्य को बांटकर 2 या 2 से अधिक राज्य बनाने पर हर वो चुनौती खत्म हो जाती है जिसकी वजह से ये मांग की जा रही होती है। इस सवाल को समझने के लिए हमारे पास साल 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से अलग हुए राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का उदाहरण है। आज इस वीडियो में हम तीनों राज्यों का विश्लेषण करके समझेंगे कि क्या सिर्फ अलग राज्य बनाने से ही विकास संभव है। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। आज का छत्तीसगढ़ साल 2000 से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। नवंबर 2000 में दशकों की मांग के बाद छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के बाद एक ऐसा राज्य था जिसके पास प्राकृतिक संसाधन की भरमार थी, जैसे जंगल, खनिज और सतही जल। यह राज्य आज भी भारत में 15% स्टील उत्पादन की जिम्मेदारी संभाले हुए है। साथ ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से बड़े औद्योगिक निवेश को भी छत्तीसगढ़ ने बहुत आकर्षित किया है। तमाम फेवरेबल कंडीशंस के बावजूद भी राज्य की विकास गाथा बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद की गई थी। अपने गठन के पहले 8 सालों के भीतर छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सालाना 10% विकास दर के साथ ये राज्य भारत में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक बन गया। लेकिन बाद के सालों में विकास दर गिरकर 7% सालाना तक पहुंच गई। वहीं विनिर्माण क्षेत्र, जो कि शुरुआत में उच्च विकास का मुख्य कारक था, वो भी 2008-9 के बाद से गिरने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2008-9 में 22% तक था। वहीं 2013-14 में यह गिरकर 13% तक आ गया। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 28,373 रुपए थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 49,304 रुपए था। खराब आर्थिक स्थिति की वजह से यह बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ भारत के सबसे गरीब राज्यों की सूची में शामिल है। छत्तीसगढ़ में गरीबी का स्तर 39.93% है, यानी राज्य की करीब 40% जनता गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी का यह स्तर साल 2001 में भी 40% ही था। इसका मतलब यह कि एमपी से अलग होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में गरीबी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। वहीं जिस मध्य प्रदेश से यह अलग हुआ, वहां गरीबी के स्तर में तेजी से गिरावट आ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद एमपी की हालत बहुत खराब हो गई थी। दरअसल उसके सारे खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ में चले गए थे। इसके चलते 2000 से 2004 के बीच एमपी इकलौता ऐसा राज्य था जहां गरीबी का स्तर 4% बढ़ा था। साल 2004 तक एमपी में 44.6% वाली गरीबी का स्तर 48.6% तक पहुंच गया था। लेकिन 2004-5 के बाद अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश में गरीबी का स्तर 12% गिर गया। मतलब ये कि मूल राज्य एमपी इतने बड़े आर्थिक संसाधन के नुकसान के बाद भी गरीबी को कम करने में सफल रहा। वहीं छत्तीसगढ़ जैसा पहले था वैसा ही आज भी बना हुआ है। बढ़ती जनसंख्या दर के साथ साथ गरीबी दर का स्थिर रहना राज्य में गरीबों की संख्या को लगातार बढ़ा रहा है, जिसका अतिरिक्त दबाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यह भी एक कारण है छत्तीसगढ़ के अविकसित होने का। विश्लेषण से एक और बात निकल कर आई है जो राज्य के वन क्षेत्रों और गरीबी के बीच एक कनेक्शन को दिखाता है।
छत्तीसगढ़ के पास भारत का तीसरा सबसे बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 41% वनों से ढका है। इन वन क्षेत्रों में बीजापुर, सरगुजा, बस्तर और नारायणपुर जैसे जिले आते हैं, जहां पर गरीब आबादी बड़ी संख्या में पाई जाती है। ऐसे में अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि वन क्षेत्रों में गरीबी इतनी ज्यादा क्यों है, तो उसमें आर्थिक अवसरों की कमी और अपर्याप्त रोजगार दो सबसे बड़े कारण हैं। इसके अलावा अगर दूसरे पहलू को देखें तो वन क्षेत्रों का व्यावसायिक मकसद से अवैध तौर पर शोषण किया जा रहा है। इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन से वन संसाधनों में तो कमी आ ही रही है, साथ ही वहां के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोका भी जा रहा है, जिससे यहाँ के लोग गरीबी के जाल में फंसे हैं। साथ ही राज्य में गरीबी का स्तर स्थिर है। अगर माइक्रो लेवल पर विश्लेषण करें तो हमें यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादा प्राकृतिक संसाधन वाले क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। आदिवासी समुदायों में पारंपरिक प्रथाओं और उनकी निरक्षरता एक तरह से राज्य की प्रगति में बाधा बनती है, लेकिन इनके साथ ही खराब बुनियादी ढांचा भी छत्तीसगढ़ के अविकसित होने में बड़ा रोल प्ले करता है। ये खराब बुनियादी ढांचा केवल सड़क कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है। शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल्स और हवाई कनेक्टिविटी कुछ ऐसे अंडर डेवलप्ड क्षेत्र हैं जिससे राज्य और राज्य के लोग प्रगति नहीं कर पा रहे। ये बात और हैरान इसलिए भी करती है क्योंकि साल 2000 में बने राज्यों में सबसे ज्यादा राजनीतिक स्थिरता छत्तीसगढ़ में ही रही है। विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ के अविकसित होने के पीछे वहां के संसाधनों को ही इस राज्य के लिए श्राप मानते हैं। सरकारें छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों में विकास के लिहाज से रुचि लेती हैं। इन खनिजों के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के विकास को वहां के स्थानीय लोग अपने खिलाफ साजिश मानते हैं, जो विकास उनकी जमीन, जंगल और उनकी संस्कृति उनसे छीन ले। इसी गलतफहमी और प्रशासन की लापरवाही की वजह से छत्तीसगढ़ के तकरीबन 14 जिले आज भी नक्सलवाद से प्रभावित हैं। नक्सलवाद आज भी देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा सबसे सेंसिटिव मामला है, जिसे खत्म करने की जगह आज तक उसका राजनीतिकरण किया जाता है। यही कारण है कि राज्य बनने के 2 दशक बाद भी वहां इस मुद्दे को निपटाया नहीं जा सका है। इस राज्य के कुछ विकसित जिलों को छोड़ दें तो बाकी जगह पर अभी भी नई और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को एक्सप्लॉयटेशन समझा जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को अ यंग स्टेट विथ एंशिएंट थिंकिंग कहा जाता है। अगर कृषि की बात करें तो यह भी राज्य के अंडर डेवलपमेंट में शामिल है। 75% खेती योग्य जमीन अंडर कल्टीवेशन रहती है। यहाँ चावल ज्यादा उगाए जाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर कपास, तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलें भी उगाई जाती हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि छत्तीसगढ़ की जमीन जितनी उपजाऊ है उस लिहाज से यहाँ फसल नहीं उगती। यानी जितनी फसल कम जमीन और संसाधनों में उग सकती है, उतनी फसल यहाँ पर ज्यादा जमीन और ज्यादा संसाधनों का उपयोग करके उगाई जा रही है। इसके पीछे कारण है पारंपरिक कृषि पद्धति। आज भी छत्तीसगढ़ के ज्यादातर किसान खेती से जुड़े हर काम को मैनुअली करते हैं। मतलब ये कि उन्होंने आज तक खेती से जुड़े कामों के लिए यंत्रों के प्रयोग को नहीं अपनाया, जिससे जो राज्य खेती से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है वो आज भी संभव नहीं हो पा रहा। इसके अलावा कुछ और चुनौतियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में असमानता भी लगातार बढ़ रही है। राज्य में लिंग, भौगोलिक स्थिति, नागरिक संघर्ष और ग्रामीण शहरी विभाजन की वजह से एक व्यापक असमानता देखने को मिलती है। इसके अलावा आज भी राज्य में कम जीवन प्रत्याशा और उच्च शिशु मृत्यु दर जैसे मुद्दे चिंताजनक स्थिति में हैं। दोस्तों, ये सभी कारण मिलकर देश के सबसे ज्यादा संभावनाओं वाले राज्य को अविकसित बनाए हुए हैं। और ऐसी ही कुछ स्थिति उसके साथ ही अलग हुए राज्य झारखंड की भी है। आइए जरा झारखंड की कहानी पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल किए जाने वाला इलाका सदियों से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बेहद पुरानी मांग को 15 नवंबर 2000 को पूरा करते हुए झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। अलग राज्य बनने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि झारखंड को बिहार का श्राप न लग जाए, क्योंकि भारत की 40% खनिज संपदा झारखंड के ही हिस्से में आ गई। लेकिन इतने बड़े खनिज भंडार के बावजूद झारखंड की आर्थिक वृद्धि ऐसी नहीं रही जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। यही कारण है कि आज भी झारखंड बिहार के बाद दूसरा सबसे बड़ा गरीब राज्य है। यहाँ गरीबी छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा है। ये गरीबी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद है। यहाँ 20% के करीब बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इस सब का भार राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ता है।
इस वजह से विकास की जगह राज्य सरकार का बजट खर्च कल्याणकारी योजनाओं पर ही ज्यादा होता है। इसके अलावा जब भी राज्य में कोई विकास परियोजना शुरू की जाती है, बड़ी संख्या में आदिवासी, ग्रामीण और गरीब लोगों को उनके घर गांव से विस्थापित कर दिया जाता है, जहां हमें परियोजना के लिए एक अलग तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे इस प्रोजेक्ट के लिए अलग समस्या क्रिएट होती है। इसीलिए यह देखा जाता है कि बड़े प्राइवेट प्लेयर्स इस राज्य में आने से बचते हैं। दूसरी तरफ तकरीबन 6.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया जा चुका है, जिसे इंडियन पीपुल्स ट्रिब्यूनल ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में देख सकते हैं। ज्यादातर ऐसे मामले अनरिपोर्टेड रहते हैं। वहीं राज्य के अंदर ही गरीब लोग प्रवासी बनने को मजबूर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि झारखंड में बिल्कुल भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ, लेकिन ये विकास भी राज्य के लिए उतना फायदेमंद नहीं हो पाया। दोस्तों, इसके लिए झारखंड की भौगोलिक स्थिति जिम्मेदार है। झारखंड उत्तर में बिहार से, दक्षिण में ओडिशा से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इन सभी गरीब राज्यों के साथ सीमाएं साझा करने के कारण झारखंड में सस्ते मजदूरों का प्रवाह बहुत ज्यादा है। इस वजह से इन राज्यों से मजदूर पलायन करके झारखंड के उद्योगों में सस्ते दाम पर काम करते हैं, जिससे राज्य के स्थानीय लोगों का रोजगार मिलना मुश्किल हो जाता है। जिनको रोजगार मिलता भी है, उनको भी बहुत कम मजदूरी में काम करने को मजबूर होना पड़ता है। झारखंड में भारत का 40% कोयला उत्पादित होता है। यहाँ करीब 3.7 बिलियन टन का लौह भंडार भी है, लेकिन बावजूद इसके झारखंड लगातार खराब प्रदर्शन करता आया है। इस खराब प्रदर्शन के लिए यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता जिम्मेदार है। इसी वजह से यहाँ बड़े बड़े निवेशक अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने और राज्य में रोजगार देने में नाकाम रहे। राजनीतिक अस्थिरता को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी बयान दे चुके हैं, जिन्होंने ये कहा था कि झारखंड के आर्थिक पिछड़ेपन की मुख्य वजह राजनीतिक अस्थिरता है। लेकिन अगर बिहार से तुलना करेंगे तो शुरुआती 10 सालों में बिहार की ग्रोथ झारखंड की तुलना में बहुत ज्यादा थी, लेकिन झारखंड ने इस दौड़ में खुद को बिहार से आगे बढ़ाया। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में खुद को बिहार से बेहतर साबित किया। पर यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड सिर्फ बिहार से ही आगे है। बिहार गरीबी के मामले में देश भर में नंबर 1 पर है, वहीं झारखंड इस मामले में दूसरे पायदान पर है, जो इस राज्य के बनने को जस्टिफाई नहीं करता। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की तरह ही झारखंड के साथ भी चुनौतियां हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती वन क्षेत्र और गरीबी के अनुपात में है। झारखंड के बड़े गरीबी वाले इलाके जंगलों के ही ज्यादा करीब हैं, जहां किसी तरह का विकास नहीं पहुंच पाता। छत्तीसगढ़ और झारखंड में दूसरी आम चीज है नक्सली आंदोलन, जिससे पूरी तरह से अभी भी निजात नहीं मिली है। इस कारण से बहुत बड़े क्षेत्र में आज भी नई तकनीक और आधुनिक प्रथाओं को अपनाया नहीं जाता। एक तरह से इन्हें राज्य की साजिश मानकर नकार दिया जाता है। वन क्षेत्रों का अंडर डेवलपमेंट से संबंध तो आप समझ गए होंगे, लेकिन झारखंड के अंडर डेवलपमेंट में खनन क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर झारखंड में भारी गरीबी वाले क्षेत्रों को आप देखेंगे तो उन क्षेत्रों में बहुत सारे वे क्षेत्र हैं जहां माइनिंग का काम होता है। इसके अलावा कई विशेषज्ञ झारखंड के पिछड़ेपन के पीछे पुअर अर्बनाइजेशन को भी जिम्मेदार मानते हैं। साल 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग अलग राज्य बने थे, जिसमें से शहरीकरण की सबसे खराब ग्रोथ झारखंड में ही देखने को मिली। 2001 में झारखंड में शहरीकरण 22% के आसपास था, वहीं उत्तराखंड में 26% और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 20% इलाके में शहरीकरण था। 2011 में जहां उत्तराखंड में 30% शहरीकरण हो गया, वहीं छत्तीसगढ़ में 20 से बढ़कर 23% और झारखंड में सिर्फ 2% की वृद्धि हुई। झारखंड का सिर्फ 24% हिस्सा ही तब शहरीकृत था, यानी सबसे कम शहरीकरण इसी राज्य में हुआ। झारखंड के लोगों की खराब शिक्षा और राजनीतिक अस्थिरता के अलावा खनिजों का लालच साथ मिलकर झारखंड को पिछड़ा बनाने के लिए जिम्मेदार है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे राज्य उत्तराखंड की बात भी करें तो उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद वहां पर भी कुछ खास विकास नहीं हुआ। झारखंड की तरह ही उत्तराखंड को भी अलग राज्य बने 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ यह पर्वतीय क्षेत्र मिश्रित विकास का गवाह रहा है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जहां तेजी से विकास और बेहतर बुनियादी ढांचा देखने को मिला, वहीं राज्य के पहाड़ी इलाकों में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याएं हैं, लेकिन इनसे निपटा नहीं जा सका। इस वजह से कई एक्सपर्ट ये भी दावा करते हैं कि उत्तराखंड की सरकार शायद ये भूल गई है कि अलग राज्य बनाने की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी
ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के अलग राज्य बनाने का मतलब सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्रों को विकसित करना नहीं था, बल्कि अलग राज्य की मांग पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए की गई थी। बुनियादी समस्याओं की चिंताजनक स्थिति के चलते वहां के लोग पहाड़ी इलाके छोड़ने को मजबूर हैं। इंडिया स्पेंड की 2017 की रिपोर्ट में पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ते अंडर डेवलपमेंट, गरीबी और पलायन पर बात की गई है, जिसमें उन्होंने पाया कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के 1048 गांव ऐसे थे जहां कोई नहीं रह रहा था। दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसे गांवों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उत्तराखंड के कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में दशकीय वृद्धि नकारात्मक हुई है। 2001 और 2011 के बीच इन दोनों जिलों में 17,000 से ज्यादा की आबादी कम हुई है। इसी बढ़ते पलायन की वजह से इन पहाड़ी गांवों में किसी भी तरह का विकास नजर नहीं आता। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर खेती बहुत जरूरी होती है, लेकिन लगातार खराब होते मौसम और जलवायु परिवर्तन का असर कृषि पर भी पड़ा है। पहाड़ों पर खेती के लिए बारिश का पानी ही सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है। बारिश की अनियमितता की वजह से कभी तो समय से फसल उगती नहीं, तो कभी भारी बारिश की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन मुश्किल हो जाता है। उन्हें आगे रोजगार के लिए बड़े शहर में भागना पड़ता है। उनके जाने के साथ ही विकास की सारी संभावनाएं भी चली जाती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी ये राज्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2013 में आए जल प्रलय से तबाह हुए उत्तराखंड के बहुत बड़े हिस्से को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। बीते दिनों जोशीमठ के धंसने की बात भी आपने जरूर देखी होगी। इस वजह से यहाँ के लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा। ऐसी न जाने कितनी आपदाओं की वजह से उत्तराखंड का पहाड़ी जीवन अस्थिर रहता है, जिसने विकास को राज्य के एक बड़े हिस्से से दूर रखा। उत्तराखंड में विकास मैदानी इलाकों के कुछ ही जिलों में देखने को मिलता है। इन कुछ क्षेत्रों के विकास के आधार पर उत्तराखंड दावा करता रहा है कि वो अपने मदर स्टेट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों राज्यों की विकास दर की तुलना करेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 19% की सालाना वृद्धि दर है, तो वहीं उत्तराखंड की जीएसडीपी में 10% की वृद्धि दर का अनुमान है, यानी लगभग आधी वृद्धि दर। कम जनसंख्या की वजह से प्रति व्यक्ति आय में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से आगे जरूर नजर आता है, लेकिन अगर उसके विकास को देखें तो ये इल्यूजन नजर आता है। दोस्तों, साल 2000 में गठित हुए इन तीनों राज्यों के गठन के साथ ही ये उम्मीद जताई गई थी कि यहाँ की तस्वीर एकदम बदल जाएगी, क्योंकि उससे पहले अपने मदर स्टेट में उन्हें एक तरह की इग्नोरेंस झेलना पड़ता था। ऐसे में बेहतर विकास और अलग संस्कृति के नाम पर राज्यों को अलग तो कर दिया गया, लेकिन 2 दशक बाद भी ये पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। आज भी ये राज्य गरीबी, बेरोजगारी, खराब बुनियादी ढांचे के बोझ के तले दबे हुए हैं। यही कारण है कि इन राज्यों में मौजूद प्राकृतिक संसाधन इनके अभिशाप बन गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि ये 3 राज्य सबसे पहले अपने यहाँ मानव संसाधन के विकास पर काम करें, तब कहीं वो लोग अपने राज्य की क्षमता को समझकर तरक्की की राह पर ले जा पाएंगे। इस तरह हम देख सकते हैं कि देश में सिर्फ अलग राज्य बना लेने से ही विकास नहीं होता, उसके लिए रणनीतिक योजना बनानी पड़ती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तेलंगाना है। अगर आप भी तेलंगाना के विकास पर एक अलग केस स्टडी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।